चलिए, तो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान वाला। मेरे हिसाब से बहुत आसान टॉपिक है मेरे हिसाब से, लेकिन बच्चों के हिसाब से मैंने देखा है कि ये परेशान रहते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता क्यों। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं समझा पाऊँ इसको आसानी से, क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिक को शायद समझने के लिए फिर भी एक कम है, लेकिन पोटेंशियल को समझने के लिए काफ़ी कुछ है, क्योंकि पोटेंशियल इज जस्ट लाइक ए टेम्परेचर। और पोटेंशियल अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बारे में हम समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे फ्लो होता है, कहाँ पे सेम रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा। सही। तो इसको समझाने के लिए मैंने कहा या तो थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी रहेगी, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा इकट्ठा करके वही देखो, लेकिन फिर भी पोटेंशियल इज जस्ट लाइक ए टेम्परेचर। कौन बताएगा टेम्परेचर क्या होता है? पता है कोई? बताएगा टेम्परेचर? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही क्या है, बस वो बता दो। पहली बार टेम्परेचर कहाँ आया था तुम्हारी पढ़ाई में, जिसके बारे में तुम समझ पा रहे हो? यानी टेम्परेचर नहीं आया था तो सिक्स में, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक्चुअल में टेम्परेचर क्या है इसको फील किया था तुमने? चलो कोई बात नहीं, नहीं किया था तुमने। क्या है ये? हाफ के टी? अब तो रटा होगा। हम्म, बहुत बढ़िया। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की, सही है। और ये है ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी है वो है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी करस्पॉन्ड टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हाफ के टी। वही से पढ़ा था ना। तो टेम्परेचर देख के क्या समझ में आता है? ये तो कांस्टेंट है ना बच्चों। तो टेम्परेचर इज एनर्जी, बस। टेम्परेचर इज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल नहीं, मतलब मोशन के कारण। वाइब्रेशनल मोशन के कारण। टेम्परेचर कुछ नहीं, फील करो, मोशन के कारण एनर्जी है टेम्परेचर। ये ठंडा है, इसकी एनर्जी कम है मॉलिक्यूल की मोशन की। ये गर्म है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है मॉलिक्यूल की। तवे पे छू लिया, मॉलिक्यूल उसके लिए साथ हो लिए। क्यों? तवे की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तुम्हारे हाथ की एनर्जी कम थी। जो सरफेस में कांटेक्ट में है उनको समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। समझ गए? और भाई ये तवा था बहुत गर्म था, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा था। तुम्हारे मॉलिक्यूल अलग वाइब्रेट करे थे, उसके मॉलिक्यूल अलग वाइब्रेट कर लिए, तुमने क्या कर लिया? अब तुम्हारे मॉलिक्यूल को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, उसके मॉलिक्यूल को भी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। लेकिन उसके मॉलिक्यूल को जोर से पकड़ के रखा है, कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे मॉलिक्यूल को तुमने पकड़ के नहीं रखा, कहाँ जाना है? तो कहाँ जाएगा? यही जाएगा उसकी तरफ, बस निकल जाएगा एक बार, एक लेयर। सिंपल सा मॉलिक्यूलर मोशन है। और मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे, उसके साथ तुम खड़े होके तुम कहोगे कि नहीं वाइब्रेट करूंगा क्या? वही वाइब्रेट करा ही देगा तुमको। नहीं समझे? अरे भाई सब लोग डांस कर रहे हैं बगल बगल और तुम भी बीच में हो, तो डांस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तुम समझ, मतलब ये नहीं कि दूर दूर सब इकट्ठे इकट्ठे हैं, मॉलिक्यूल सब अटैच है मॉलिक्यूल के उसमें। अब दो लोग वाइब्रेट करने रह गए तो तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। वैसे ही तुमने छू लिया किसी को, तो वो लोग वाइब्रेट कर रहे थे, खूब मस्त डांस कर रहे थे जोर जोर से, क्योंकि टेम्परेचर एकदम हाई था। और तुम्हारा मॉलिक्यूल धीरे धीरे आराम से मूव कर रहा था, तुमने छू लिया। अब उसका काम काम खत्म हो गया उसका, तो निकाल के ले गए। और ये दोनों केस में होता है। अगर ये -30 डिग्री सेल्सियस है, -40 डिग्री सेल्सियस है और तुमने छू लिया, अब उल्टा काम होगा। होगा वही क्या? तुम बताओ। किसी बहुत ठंडी चीज को अगर ऐसे पकड़ते हो तो चिपक जाता है ना हाथ, देखा तुमने? समझ गए? और बहुत गर्म को पकड़ते हो तो भी चिपक जाता है। वो अलग बात है कि चिपकना समझ नहीं आता, कुछ और समझ में आता है। तो तुम चिपकने पे ध्यान नहीं देते हो, जब ठंडा होता है तो चिपकने पे ध्यान देते हो, है ना? क्योंकि ठंडा उतना दर्द नहीं करता जितना गर्म। मेरी बात समझ में? यानी ये सारी चीजें तुम देखोगे तो कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर मोशन है बस। ये अलग बात है कि एक मॉलिक्यूल जोर से वाइब्रेट कर रहा है, जब दूसरे मॉलिक्यूल जोर धीरे वाइब्रेट कर रहा है उसके साथ अगर ये मूव करेगा तो जाके उसके साथ या तो जोर से वाइब्रेट करेगा या धीरे। तो उसको अलग होना ही पड़ेगा, या तो तुमसे या उससे, डिपेंड्स कि वो कमजोर है कि तुम कमजोर। अगर तुम्हारा हाथ कमजोर है तो उससे मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, उसका पार्ट कमजोर है तो उससे मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तुम सोचो, कई बार देखा होगा तुमने, जब बर्फ गिरती है, मैं तो नहीं गया कभी लेकिन देखता हूँ, जब बर्फ गिरती है, सही है, तो पेड़ पे क्यों चिपक जाती है भाई?
पेड़ की पत्तियों पे, कि कहीं गिरेगी, है ना, या बर्फ का क्या है, वो है, क्या कहते हैं, हाँ समझ गए ना, तो उसको अगर छुओगे तुम्हारे हाथ में बर्फ चिपकती है कि नहीं, चिपकती है ना, क्यों, बर्फ के मॉलिक्यूल कमजोर जुड़े हुए अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से, इसलिए तुम्हारे साथ चले आए। लेकिन अगर वो हार्ड है और तुम छुओगे तो तुम्हारे मॉलिक्यूल के साथ जाएंगे। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो आगे से तुम बस दिमाग में रख लो, टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूलर मोशन, खत्म। तो भाई एक, ये कोई लिक्विड है या कोई भी मटेरियल है, तुम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो इसका मतलब क्या बढ़ा दिए, यहाँ के मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा दिए। तो यहाँ के मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा दिए तो वो क्या किया, अपने बगल वाले को बढ़ाया, अपने बगल वाले को बढ़ाया, अपने बगल वाले को बढ़ाया, तो धीरे 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 ये जो मोशन है वो उधर ट्रांसफर हो रहा है। उसी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, हीट। यानी ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है इधर के मॉलिक्यूल से उधर के मॉलिक्यूल को, उसको हम क्या कह रहे हैं, हीट है। कुछ समझ में आया। तो जैसे हीट है वैसे यहाँ पे कौन है, चार्ज। जैसे हीट है वैसे कौन है, चार्ज। और जैसा पोटेंशियल है वैसा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, टेम्परेचर। तो चार्ज हीट की तरह काम कर रहा है और पोटेंशियल टेम्परेचर की तरह काम कर रहा है, ये दिमाग में रख लो। कहीं फंसो तो एक बार जरूर इसको दिमाग में लगा के, इसको लगा के देख लो। सबको समझ में आया क्या बच्चों। एक तो ये हो गया कि ये क्या होता है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल पे। तो भाई टेम्परेचर क्या है, जल्दी बोलो, टेम्परेचर क्या है, ये देखो, ये टेम्परेचर हाफ केटी, ये क्या है, एनर्जी है ना। तो टेम्परेचर क्या है, एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है, एनर्जी। यानी टेम्परेचर 1 कब होगा, जब एनर्जी हाफ के हो जाएगी, यही ना। अरे बोलो बच्चों, सही ना। तो टेम्परेचर पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, समझ गए। टेम्परेचर पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एनर्जी। बस क्लियर है सबको। तो पहला लाइन हमने क्या पढ़ा अभी अभी, पोटेंशियल मतलब एनर्जी। लेकिन कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वहां पे इंटरनल एनर्जी है वैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है। और स्पेसिफिक हो जाओ, एनर्जी है फील, फील मतलब एनर्जी। तो पोटेंशियल है कितना, कितना है, ये तो क्या है, तो ये है एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज। पोटेंशियल है एनर्जी, ठीक है, कितना है, पोटेंशियल है एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज। यानी पोटेंशियल है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मैंने एक दिन समझा था, तुम फिर से बताओ। 7 कमरे में 28 पंखे, तो 5 कमरे में, याद आया ना। तो 7 कमरे में 28 पंखे, तो 5 कमरे में निकालने से पहले बीच में तुमने कुछ किया, एक कमरे में कितने पंखे, 4। तो एक कमरे में 4 पंखे जो तुमने निकाले और फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके 20 कर दिया, यही काम ये किया गया है। यानी पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर कोई एनर्जी पूछे तो तुम क्या करोगे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। यानी पोटेंशियल देने का पर्पस क्या है, कोई यूनिटरी मेथड तुम्हें ना करना पड़े, तुम पहले से यूनिटरी मेथड की जगह पे जान जाओ कि एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है। अरे कुछ समझ में आया। तो ये ध्यान से, काम खत्म है, मैंने कहा चैप्टर में कुछ नहीं है अगर ये फील आ गया तो, समझ गए। और इन सब के साथ साथ नेचर में हमेशा कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल एनर्जी कम
करना चाहता है, यानी जो भी प्रोसेस अपने आप हो रहे हैं उसमें एनर्जी क्या होना है, कम करना चाहता है। तो एनर्जी पर ऑफ चार्ज होता है पोटेंशियल, एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, वो कितनी होती है हमने पढ़ा हुआ है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये सब समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन क्या बना, तो बताइए क्वेश्चन तो देखिए जी बतना कि पोटेंशियल कितना होता है ये बता दो, जिससे कि मैं एनर्जी बता पाऊँ। तो पोटेंशियल किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, स्फीयर के कारण, रॉड के कारण, वायर के कारण, बस। और कुछ पढ़ने का इस चैप्टर में? भाई इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, किसी चार्ज की किसी जगह पे एनर्जी जानने के लिए। तो किसी चार्ज की किसी जगह पे एनर्जी जानने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल। क्या पता होना चाहिए, तो मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो, मैं उस जगह पे एनर्जी बता दूंगा। और दुनिया सारा खेल दुनिया का एनर्जी के चक्कर में। भाई यहाँ से आ गया तो कितना खर्च हुआ, यहाँ से यहाँ आया तो कितना कमाया, बस यही सब तो है। दुनिया कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, यहाँ से यहाँ किया तो कितना पैसा मिलेगा, यहाँ से यहाँ किया तो कितना खर्च होगा। दिन भर हम और कुछ कर रहे हैं क्या, बोलो बच्चों। दुनिया इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, ठीक। बस हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं। मॉलिक्यूल कहता है एनर्जी ले जाओ, हम क्या कहते हैं, पैसा दे जाओ, है ना। तो बस यही है, बाकी उल्टा और कुछ नहीं, ठीक। तो क्या तुम्हें पोटेंशियल समझ में आया कितना क्या होता है, बस यूनिट चार्ज का। तो सुन लो बच्चों, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज का इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, यानी सीधी सी बात है वो भिखारी होता है। कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे क्या है, भिखारी। समझ गए। तो हम उसको ले आए, सूट बूट पहनाया, तो एनर्जी वो अमीर हुआ कि गरीब, अमीर हुआ पक्का। वो कमाया कि तुमने दिया, नहीं, वो सारा लोन पे है। किस पे सारा, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, लेकिन सब किस पे है, लोन पे। तो वो गरीब हुआ। अरे कुछ समझ में आया। तो तुमको जॉब मिली 1 लाख रुपए महीने की, तुमने घर ले लिया 1 करोड़ रुपए, तो तुम गरीब हुए कि अमीर, अभी गरीब हो। कब अमीर हो गए, जब चुकता कर दो। तो अभी जब मैं वहां से लाया, वो भिखारी था वहां पे, जब मैं वहां से ले आया तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्क कर दिया। अरे कुछ समझ में आया, बोलो। जब वो आना नहीं चाहता, जबरदस्ती लाया, तो ठीक है तब अमीर हुआ। नहीं मतलब एक ऐसे समझो, जैसे अर्थ है, अर्थ मैं मतलब मैं नहीं, अर्थ की बात कर रहा था मैं समझ गया, कहीं कंफ्यूजन, एक लाइन गलत हो गया। अर्थ है, मास क्या है इन्फिनिटी पे, वो तो भिखारी है। चाहे चार्ज हो चाहे मास, इन्फिनिटी पे क्या है, भिखारी। हम मान के चलते कि इन्फिनिटी पे कोई पैसा वैसा नहीं है। जो कहते हैं कि हम बहुत दूर विदेश से आए हैं, वो सब कौन है वहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं है, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना, हमारे सब्जेक्ट में। तो मास इन्फिनिटी पे तो क्या है, भिखारी, कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी होता तो इन्फिनिटी पे क्या कर देते तुम, समझ गए। तो चार्ज और दोनों। अब अर्थ उसको लेके आई, अर्थ, ये अर्थ बैंक है, तो उसको लेके आई, तो क्या की, खर्च की उसके ऊपर, खर्च की, तो वो उधार है। अरे मेरी बात समझ में आई। लेकिन कोई दूसरा बाहर का अर्थ नहीं, ये समझ गए इसकी जगह पे। अब सुनो, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, मेरी बात समझना, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और वो भी पॉजिटिव चार्ज था, वो खुद नहीं आना चाह रहा था, वो तो इन्फिनिटी में घूम रहा था, आराम से था। मैंने क्या करना, चल भाई, तो पकड़ के मैं जबरदस्ती लाया। अब ये अर्थ ने काम किया क्या, सिस्टम ने नहीं, किसने काम किया, किसी बाहर ने। अब वो अमीर है, क्यों, क्योंकि एनर्जी सिस्टम ने नहीं दी थी उसको, किसने दिया था, वो कहीं और से मिल गया गड़ा हुआ खजाना। अब वो अमीर है, क्यों, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव। मेरी बात समझ में आई। ये जो अर्थ है वो कौन सा फोर्स लगा रही है, कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स गरीब बनाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अमीर बनाता है। मेरी बात समझ में आई। बैंक पैसा देगा तो गरीब बनाएगा, बाहर से कहीं कमाएगा तो अमीर बनाएगा। सीधी सी बात समझ में आती है। अब ये लगा भी लेना कहीं कॉन्सेप्ट में, खाली सुनने की बात नहीं होती है सब, समझ गए। तो क्या होता है, पोटेंशियल समझ में आया पहले। अब सुनो, तो अगर ये अर्थ, ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है, एनर्जी अभी भी उसकी जीरो है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को खुद खींचेगा, तो वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। कौन कर रहा है, क्योंकि खुद आ रहा है ना। अब वो क्या हो रहा है, करीब, उसकी एनर्जी घट रही है, सुनाई दिया। लेकिन ये कैसा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव, और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव ही है। कैसा है,
और वो आ रहा है तो अपने आप तो नहीं आ रहा होगा, कोई और ला रहा है। जब कोई और ला रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अब अमीर है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तभी तो आ रहा है ना वो, कैसे आएगा नहीं तो। यानी कोई बाहरी अगर उसके ऊपर वर्क कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी, और सेल्फ सिस्टम उसके ऊपर वर्क कर रही है, जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है और उसके कारण वो मूव कर रहा है तो एनर्जी घटेगी, पक्का ये याद रखना, काम खत्म। तो क्या तुम्हें इतनी देर से मैं पोटेंशियल क्या होता है समझ में आया? अब ये बात अलग बात है कि भाई जब मुझे बताना है कि अर्थ के फील्ड में यहाँ पे कोई आदमी है तो कितना गरीब कितना अमीर है, अगर ये बताना है तो मैं ये नहीं बताऊंगा एक आदमी को पकड़ के ये आदमी अरे ये तो इतना अमीर है, इतना 1.5 करोड़ का कर्ज है, उसकी जगह पे मैंने क्या बताया कि अगर ये यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल इतना है, यानी मैंने बताने के लिए एनर्जी बताने की जगह क्या बता दिया, पोटेंशियल। अब उसकी औकात के हिसाब से पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाए कितना गरीब कितना अमीर। 1 कूलम चार्ज है, ओके, तो V के बराबर अमीर है। 2 कूलम चार्ज है, 2V के बराबर। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। तो वहां पे आराम से फिर से वापस आते हैं, फिर से एक बार सोचते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। तो एक ही चीज पढ़नी है, कितना अमीर कितना गरीब, बस। अब ये अर्थ है, ठीक है। अब कोई इसके चारों तरफ आर डिस्टेंस पे सब के सब जितने हैं, सब कितना अमीर है कितना गरीब है बताना हो तो वहां पे मैं क्या बताऊंगा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबके सब पोटेंशियल कितना है सबका, के क्यू बाई आर। और पोटेंशियल इनटू इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर उसकी मेरी गरीबी मिल जाएगी, उसके पोटेंशियल चार्ज से मल्टीप्लाई कर उसकी मेरी। समझ गए? यानी एक एक चार्ज का कितना अमीर कितना गरीब, कितनी एनर्जी ज्यादा या कम बताने के लिए मैं सब में फॉर्मूला नहीं लगाने जाऊंगा, मैं केवल उसका क्या बता दूंगा, पोटेंशियल। बाकी तुम मल्टीप्लाई कर लो, जिसका चाहिए उसका मिल जाएगा। तो पोटेंशियल क्यों पढ़ते हैं समझ में आया? क्यों पोटेंशियल नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते, हर एक का इंडिविजुअल एनर्जी, के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब क्या पढ़ना है, इसके कारण यहाँ पे के क्यू बाई आर है, वो Q1 आएगा तो इंटू Q1, Q2 आएगा तो इंटू Q2, Q3 आएगा तो। मेरी बात समझ में आई? तो क्यों पढ़ रहे पोटेंशियल समझ में आया? जैसे पोटेंशियल से हमें थोड़ा सा मेहनत हमारी कम पड़ जाएगी, हर एक का अलग अलग चार्ज नहीं निकालना है और एनर्जी नहीं निकालनी है। पोटेंशियल पता है 4 से मल्टीप्लाई तो वहां की एनर्जी मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। तो अगर मैं इसका वेट यहाँ पे कितना है जानना चाहूँ तो ये नहीं करूंगा कि जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, अब इसका निकाले तो फिर से जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, नहीं, मुझे सीधा पता है 9.8। क्या पता है? तो इसका मास इंटू 9.8, इसका मास इंटू 9.8। ये अब दोबारा नहीं करने जा रहा हूँ कि जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर निकाल के बताने जा रहा हूँ इतना वेट। मेरी बात समझ में? तो ये समझ में फर्क क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए पढ़ते हैं, इसी तरह पोटेंशियल पढ़ते हैं कि एक जगह की फील्ड हमें पता है तो वहाँ का फोर्स पता चल जाएगा, चार्ज चाहे जो रखो। ऐसे जहाँ की पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो कहीं का एनर्जी पढ़नी है तो वहाँ का पोटेंशियल पढ़ते हैं, जिससे कि चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी मिल जाए। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। बस हो गया, छोटी छोटी बातें हैं, चैप्टर खत्म है। तो कब बताओ क्या पढ़ना है, बताओ क्या लगता है क्या पढ़ना है, क्या बच गया? पोटेंशियल कितना, क्या पढ़ना है? तो चलो हम अपने हिसाब से शुरू हो जाते हैं फिर से वापस। अभी तक स्टोरी थी, बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। सही है? मैं एक बार देख लूं क्या उसमें क्या लिखा है, अगर उसी में कुछ ऐड कर पाऊँ तो अच्छा है। नहीं कौन सा पोटेंशियल, ये था, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिलेट करता है चार्ज से, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करता है चार्ज से। यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज देता है। वैसे ही पोटेंशियल क्या देता है, एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज देता है। क्या करने के लिए, जैसे तुम यूनिटी मेथड ना लगाओ। मेरी बात समझ में आ गई?
तो अगर आपको पोटेंशियल के बारे में जानना है तो आपको क्या जानना है? एनर्जी। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वर्क पे। अरे आपको वर्क निकालना सही से आना चाहिए ना। वर्क निकालना कैसे? तो वर्क निकालना आना चाहिए, जिसके लिए तुम क्या करना चाहते हो, क्या मतलब एक्चुअली एनर्जी जानना है। क्या जानना है? एनर्जी। तो एनर्जी किससे जुड़ा हुआ है? वर्क से। और वर्क इससे जुड़ा हुआ है कि कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, और वो बहुत जरूरी है वर्क पर एनर्जी में, हमने यही तो पढ़ा है ना? ठीक है, ओके। क्या तुम्हें वर्क फाइंड करने के लिए, मतलब ये तो मैंने 12th के लिए पढ़ाया था, तो 11th उनको याद है कि नहीं पता नहीं, तुमने अभी अभी पढ़ा है इसलिए तुम्हें याद होगा। तो क्या तुम्हें पता है वर्क कैसे निकालते हैं? बस 3 स्टेप। फोर्स पहचानो, अगेन किस फोर्स के कारण वर्क डन देखना है। अभी मैंने क्या बोला था, कौन से फोर्स के कारण वर्क डन देखना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन देखना है। किसके कारण वर्क डन देखना है? हाँ, अगर कंजर्वेटिव कारण वर्क डन देखोगे तो माइनस लगाओगे, माइनस एनर्जी। तो तुम देखने के लिए किसी का देख सकते हो। मान लो एक्सटर्नल फोर्स नहीं समझ में आ रहा है कि कितना है, तो तुम कंजर्वेटिव के कारण देखो, बस लास्ट में माइनस लगा देना, क्योंकि कंजर्वेटिव कारण वर्क डन का नेगेटिव टाइम्स होता है पोटेंशियल एनर्जी। खत्म। तो फोर्स पहचानो, कौन सा फोर्स, कितना फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्क के बारे में बता रहा हूं मैं, क्योंकि 12th को पढ़ाना था फ्लैट, तो 12th को सब ये भूला रहता है, ठीक है ना? भूला रहता है, तो एक बार रिवाइज करने के लिए कि हमने वर्क पर एनर्जी में ये पढ़ा है ना, याद है? कौन सा फोर्स पहचानने बगैर काम नहीं करना। ये नहीं कि बस शुरू हो गया फिर टू डी। अरे वर्क किसके कारण निकालना है? अगर गलती से कंजर्वेटिव करंट की जगह पे एक्सटर्नल करंट निकाल दिया तो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। एक्सटर्नल की जगह पे कंजर्वेटिव लगा दोगे तो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, उल्टी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगी। तो वो पहचानना है। और ये कहां से पता चलेगा? अरे कहां से पता चलेगा? डिफिनेशन से ना। कि डिफिनेशन क्या है, कि कौन सा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या माइनस टाइम्स वर्क डन बाय। अब बात आती है कि फिर कितना लग रहा है। एक बार जब पता चल गया तो कितना, और तीसरा किधर, क्योंकि किधर नहीं होगा तो वर्क फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो, तब ना वर्क आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे देख पाओगे जब नहीं पता होगा? तो फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो। अब तुम्हें यही नहीं पता कि कंजर्वेटिव कांट देखना है कि मेरे कांट देखना है, तब तो एंगल उल्टा करोगे ना। अरे वो उधर लग रहा है, मैं इधर लग रहा हूँ, वो इधर लग रहा है तो मैं उधर लग रहा हूँ, तो नेगेटिव कर दोगे, उल्टा कर दोगे। इसलिए पहचानना जरूरी है। कोई दिक्कत? दूसरा, डिस्प्लेसमेंट पहचानो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, हम जब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मेरी बात समझ में आई? अरे फोर्स एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ये डीएस क्या है? ए डॉट बी में ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा में ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? ऐसे एफ डॉट डीएस में एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डीएस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो किसी ऑब्जेक्ट में किसी चीज को, अरे एक मान लो फील्ड में ऑब्जेक्ट को तुम दूर से पास ला रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल वाला क्या है? कम। इनिशियल क्या है? तो डीएस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा ना। लेकिन हमें जब यहाँ पे रखना है तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं रखना, तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। मेरी बात समझ में आई? वर्क पर एनर्जी का याद है तुम लोगों को? तो किसी भी चीज को दूर से पास ला रहे हो तो डीएस जो मैग्नीट्यूड रखना है वो माइनस डीएस रखना है, क्योंकि पास लाने से डीएस क्या होता है? नेगेटिव। हमें उसको क्या बनाना होता है? पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव, और डायरेक्शन तो तुम समझ ही गए इसका क्या है। और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो कौन सा फोर्स जब देख लोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर ला रहे हो वो देख लोगे, दोनों के बीच का एंगल। तो ये वर्क निकालने के लिए ये काम करना होता है। ठीक है ना? क्या पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि यही सब कुछ था पूरा चैप्टर में? सही है। इसीलिए कुछ बच्चे केवल मेरी इस 3 लाइन से एचएलपी करते हैं और हो जाता है। अब थोड़े कम हो गए, पहले ठीक थे। ये 3 लाइन से एचएलपी हो जाएगी, खत्म एकदम। बता, अगर वो 3 लाइन तुम सही से पहचानते हो, तुमने पूरा चैप्टर मैंने इसी 3 लाइन पे खत्म किया था, है कि नहीं? इसका मतलब चैप्टर पढ़ने के लिए 1 महीना नहीं चाहिए, चैप्टर पढ़ने के लिए 2 मिनट चाहिए। मैं कितना सही तरीके से पढ़ता हूँ चीज़ों को, 2 मिनट।
अभी भी अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो जल्दी से समझो, क्योंकि टाइम नहीं है अब। तो चैप्टर पढ़ने के लिए बस ये 3 लाइन चाहिए बच्चों, इसके बाहर कुछ नहीं है। तुम चैप्टर पढ़ चुके हो और मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ 1 महीने बाद, तो तुम समझ रहे होगे कि सब कुछ इसमें है ना। बस यही चीज़ मैं क्लास में बता देता हूँ कि यही 3 लाइन में हो जाता है, तो तुम्हें लगता है कि कैसे हो सकता है। अब पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि 3 लाइन में हो जाता है चैप्टर, जरूरी है ये समझना। चलो, अब ये क्या था, वर्क निकालना पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं। अब ये कैसे करोगे, ये करना कैसे? तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। या चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सुना ही दिया। या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का क्या, माइनस। ये है डेफिनेशन। व्हाट टू डू, ये कौन बताता है, डेफिनेशन बताती है कि हमें करना क्या होता है। ये फिजिक्स की डेफिनेशन बताती है कि हम करें क्या भाई, क्या करें, तो ये करें। ठीक हो गया। इस चैप्टर में सबसे पहले फाइंडिंग वर्क हम फाइंड करेंगे। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हुआ वो समझ गए। टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, ये हम करेंगे। अभी उसको छोड़ दो, ये हम करेंगे। टू मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, यानी पहला तो ये पढ़ेंगे इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क किया गया। फिर हम सीखेंगे कि किसी एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जाने में क्या करना पड़ता है, ये दूसरी चीज सीखेंगे। और तीसरा सीखेंगे कि ऐसे ही करके हम एक सिस्टम बना दें तो क्या होगा, यानी एक चार्ज लाए, फिर दूसरा चार्ज लाए, फिर तीसरा चार्ज लाए, फिर चौथा चार्ज लाए, पूरा सिस्टम बना दिया तो क्या होगा। यानी हम इस चैप्टर में वर्क निकालने में 3 पॉइंट करेंगे। पहला काम क्या है, इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क किया, काम खत्म। दूसरा क्या है, किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क किया, ये दूसरा हमें पता होना चाहिए। और तीसरा, ऐसा करके एक सिस्टम बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये जानना। ये 3 काम बस एनर्जीज को लेके है हमारे कोर्स में यहाँ पे, समझ गए बच्चों। अच्छा, ऐसा करके हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर हम यूनिट देखो, ये वर्क जो होगा वही क्या दे देगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दे देगा, आराम से, क्या दिमाग चलवा रहा हूँ, क्या सुनाई दे रहा है, ये क्या कर रहा हूँ, वर्क निकाल रहा हूँ। वर्क निकालते हमें क्या मिल जाएगा, विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज मिल जाएगा। अरे कुछ समझ में आया, अगर उस एनर्जी को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, मैंने क्या बोला, इस चार्ज के कारण यहाँ पे किसी चार्ज की एनर्जी कितनी है वो उस जगह के पोटेंशियल से पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल किसकी एनर्जी, किसकी प्रॉपर्टी है, उस जगह की, इसके कारण उस जगह की प्रॉपर्टी। अरे मेरी बात समझ में, तो पोटेंशियल क्या है, डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, उस जगह की इसका इफेक्ट क्या है वो बताता है। तो पोटेंशियल एक तरह से डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, समझ गए क्या बच्चों। अच्छा, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो कितना वर्क करना पड़ता है, ये बताएगा कि कितनी एनर्जी में चेंज होगा सिस्टम के। एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाए और यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक तुम वर्क निकाल रहे हो, ये असल में यहाँ पे रखने पे सिस्टम की एनर्जी और यहाँ पे रखने पे सिस्टम की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि एक चार्ज का सिस्टम है, एक चार्ज का सिस्टम मतलब कई चार्ज है, उसमें एक चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया, वर्क बताओ, तो क्या करोगे, यहाँ पे एनर्जी निकाल लोगे, यहाँ पे एनर्जी निकाल लोगे, माइनस कर दोगे तो वही क्या आ जाएगा, वर्क। या तुम वर्क निकालो फिर, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ टू मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, इससे क्या मिलेगा, विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट चार्ज और सिस्टम। अगर एक ही चार्ज को मूव कर रहे हो तो उस चार्ज की एनर्जी में जो चेंज होगा वही सिस्टम की एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि बाकी सब तो तुम चेंज ही नहीं कर रहे हो ना, बाकी को मूव नहीं करा रहे। मजा नहीं आया मजा नहीं आया। ये लाइन, एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे चार्ज है,
तुम एक चार्ज को उठा के कहीं और रख देते हो, तो इस चार्ज की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वो निकल जाएगा। कैसे? फाइनल एनर्जी माइनस से चार्ज की एनर्जी में कितना। क्या तुम्हें लगता है कि यही एनर्जी का चेंज इस सिस्टम में भी है? क्योंकि सिस्टम में बाकी सब तो कुछ चेंज किया नहीं तुमने, यही चार्ज का चेंज किया, तो यही चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम भी तो है। बोलो बच्चों, यही चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम भी है। एक चार्ज की एनर्जी में चेंज या सिस्टम की एनर्जी में चेंज में अंतर नहीं है। अगर कौन बोलेगा, पूरा करेगा। एक चार्ज की एनर्जी में चेंज ही सिस्टम की एनर्जी में चेंज है, अगर बाकी सब एज इट इज रखा है, बाकी चार्ज को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टर्ब नहीं किया, केवल एक को किया, तो चार्ज की एनर्जी में चेंज और सिस्टम की एनर्जी में चेंज में कोई अंतर नहीं है। बोलो बच्चों, ज्यादा थ्योरी हो गई क्या? हिस्ट्री पढ़ने के फिजिक्स? बोलो बच्चों, फिजिक्स पढ़ा है पक्का? तुम्हें लगता है सब फिजिक्स पढ़ा जाता है? खतरनाक है ना फिजिक्स। मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर मत जाओ, मैंने जो पहली लाइन बोली बस उससे जाओ, बाकी काम खत्म करो। मैंने क्या बोला था, एक सिस्टम है, तो एक चार्ज को इन्फिनिटी यहाँ पे ला रहा है, तो वो वर्क डन इसकी एनर्जी बता देगा, काम खत्म। अब यहाँ से उठा के कहीं और ले जा रहे हैं, तो भाई कर क्या रहे हैं, वहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ की एनर्जी में से यहाँ की एनर्जी माइनस कर दोगे तो बीच का वर्क डन नहीं मिलेगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, वो दूसरा लाइन कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ। तो जो वहाँ पे किया है बस उसी को आगे कंटिन्यू करो। ये गलत है कि हम लोग जब बैठे रहते हैं ना, असल में टाइम की प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एक लाइन बोल के चला जाऊँ और फिर आधे घंटे बाद आऊँ कि क्या सोचा तुमने, पढ़ाई तो उसको कहेंगे। नहीं, जब तुम सोच रहे हो कि हाँ सर ये तो वही है, अलग क्या पढ़ा है, वो तो वही चीज़ है, जबकि मैं जब पढ़ाते जाऊँगा तुम्हें लगेगा ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, इतने सारे पॉइंट, क्योंकि हमने उसको जस्टिफाई नहीं किया कि हाँ बात सही है, हाँ बात सही है, हाँ बात सही है। ये जस्टिफाई करने का टाइम नहीं मिलता क्लास में, इतने सारी कचरा है। होना तो ये चाहिए कि दिन भर की पढ़ाई होनी चाहिए, समझ गए? और एक लाइन आया बोला चल दिया, अपना आराम से जाके दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तुम वो लाइन सोच रहे हो, जबकि ऐसा करूँगा तो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या रहता है यार, सारी क्लास को खुद ही पढ़ाते रहते। लेकिन एक्चुअल तरीका तो ये है ना कि मैंने जो बोल दिया उसके बाद तुम सोचो ना। मैं इतनी देर से जितने पॉइंट बता रहा हूँ, क्या तुम्हें एक भी पॉइंट ऐसा लगा कुछ नया है? वही है, उसी से जुड़ा हुआ है। बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय, खत्म। तो किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अभी तुमने क्या बोला इससे पहले? वर्क डन बाय, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? इन्फिनिटी से लाने पे जो वर्क किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक जगह पे एनर्जी पूछते हैं तो वर्क की बात करते हैं, तो ये वर्क कहाँ से? फिर से तुमने अभी क्या कहा, किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वर्क बताएगा। और वर्क तो एक जगह पे नहीं होता, वर्क तो हमेशा दो जगह पे होता है। तो इसका मतलब कि वर्क जैसे ही आया तुम्हारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, क्यों रुक गए सब लोग, शांत क्यों हो गए? बताओ, बोलो, क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि तुमने एक पॉइंट मैंने बताया और तुम सोचे थे कि तो वर्क एक पॉइंट पे कैसे होता है, तो तुमने क्या बोल दिया, जीरो। तो उसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, इनिशियल पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी। तो कहीं की एनर्जी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? और रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हैं? इन्फिनिटी। अब समझ में आया ना? तो तुम्हारा जवाब अब क्लियर हो गया कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये होता कि इन्फिनिटी से लाना है तो मैं पूछता तो तुम स्टक हो गए, चुप हो गए, कह रहे क्या बोल रहा हूँ। अब समझ में आ गया? इसको कहते हैं स्टोरी। स्टोरी रहती है तो अपने आप बनता जाता है, सोचना नहीं पड़ता। तो बताओ वर्क, अब यहाँ पे एनर्जी कितनी है? इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क हुआ। क्या बोला मैंने? सुनो, क्या बोला? हाँ, क्यों इन्फिनिटी लिया? क्योंकि हमने रेफरेंस लिया उसको। जैसे कितना वर्क किया? mgh। क्यों mgh? रेफरेंस लिया। क्या लिया? हाँ, रेफरेंस लिया। अरे कुछ समझ में आया? तो अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ पे जाने में वर्क, रेफरेंस लिया। किसको लिया? इसको। या तो रेफरेंस लो या यहाँ की एनर्जी में से यहाँ की एनर्जी माइनस कर दो, तो अपने आप यहाँ का वर्क निकल जाएगा। बोलो बच्चों, या तो इसको रेफरेंस ले लो। मेरी बात समझ में? लेकिन रेफरेंस एक ले चुके हैं, तो फिर दोबारा ना लें तो अच्छा क्या होगा? वहां से
यहाँ और वहां से यहाँ लाने में जो वर्क किया उसका सिंपल सी बात। कुछ पढ़ाई का कुछ है ही नहीं, सही बोल रहा हूँ, पढ़ाई का कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चैप्टर, सब चैप्टर ही सिंपल होते हैं, ये भी उतना ही सिंपल है। लेकिन एक होता है ना, जैसे रेफरेंस हमने वहां पे लिया, वैसे एक रेफरेंस होता है कि हम एक रेफरेंस सोचने के लिए एक डायरेक्शन समझ लें, डायरेक्शन मिल जाए हमें सोचने के लिए। तो 1 घंटा जो बात किया हूँ ना, इतनी देर से आधे घंटे से जो बात कर रहा हूँ 45 मिनट से, वो बात मैं कर रहा हूँ कि मैं रेफरेंस दे पाऊँ तुमको। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब सोचने का तरीका कि तुम कैसे अब इसके आगे सोचो, वो इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ाई है, वही जिससे कि तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगे। ये नहीं कि हम हर क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं, कैसे सोचें कैसे करें। एक रेफरेंस ढूंढना जरूरी है। रेफरेंस मतलब कि सोचने का पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन। एक वर्क की बात करते तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच की बात करते हैं, और 2 पॉइंट के बीच की बात करते तो एक पॉइंट तो कोई ना कोई होना चाहिए इनिशियल, उस इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी होता है, हम लेते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो। अगर कोई कहे इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है तो कहीं जीरो होगा, बोलो। तो इन्फिनिटी पे जीरो नहीं तो क्या करते हैं, बस 1 मिनट में मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है तो क्या होगा, ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना, बोलो बच्चों। तो ये सब छोटी छोटी बातें हो गई। अब क्या ये पॉइंट अलग है, कुछ वही है ना, सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो ये क्या कह रहा हूं मैं कि हम करते क्या है, ये क्या कह रहा हूं उससे होता क्या है, और उसका थोड़ा सा फॉर्मूले के बेसिस पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो सही ना। तो पोटेंशियल की बात भी हम एनर्जी के लिए ही करते हैं जो वर्क से होता है। पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो एनर्जी की बात होती है, और एनर्जी की जो बात होती है वो वर्क की बात होती है, कुछ अलग नहीं है। हम इसको पढ़ते हैं वर्क और एनर्जी में, उसका यूज करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, और उसको शॉर्टकट बनाने के लिए हम पोटेंशियल लेके आते हैं। पोटेंशियल थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आसान कर देता है, बस इतना ही है इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट। सुनाई दिया। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क किया गया वो असल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बताता है। क्या बताता है, और एनर्जी का डिफरेंस जब यूनिट चार्ज पे ले आते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, बस। तो इसका मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी ये Q पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A अपॉन Q, यानी क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, यूनिट चार्ज की एनर्जी में अंतर, यूनिट चार्ज की एनर्जी में अंतर। तो अगर कोई वर्क डन पूछे तो तुम उल्टा भी चल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही हमारा आंसर है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी। अरे कुछ समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक छोटा सा पॉइंट, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एक्सटर्नल एनर्जी मतलब एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब एक्सटर्नल वर्क डन, इसका मतलब क्या है, एक चार्ज को यहां पर रखा तो इसका और इसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है, और इस चार्ज को उठा के यहां पे रखा तो इसका और इसका यानी सिस्टम की एनर्जी कितनी है। तो यहाँ की एनर्जी में से यहाँ की एनर्जी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मेरी बात समझ में, ये एक सिस्टम था, ये चार्ज था, और एक चार्ज इन्फिनिटी पे था, हम यहाँ पे लाए, यहाँ पे एनर्जी मिल गई, अब उसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो फिर से एनर्जी मिल जाएगी। तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कितना वर्क किया मिल जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज हैं, उसके डिस्टेंस को यानी ट्रायंगल के साइज को डबल कर दिया तो वर्क डन कितना, क्वेश्चन समझ में। एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज है, अब इसकी साइज को डबल कर दिया, 12 कर दिया, पहले L था अब कितना कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 कर दिया, सही, वर्क डन बताओ। तो क्या बताया मैंने अभी, फाइनल एनर्जी निकाल दो और इनिशियल एनर्जी निकाल दो, अंतर जो आएगा वही वर्क डन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बढ़ा के आइसोसेलेस कर दिया, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस, अरे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोलेगा, उसी का मतलब। तो फाइनल एनर्जी माइनस इज वर्क डन। अब केवल बचा क्या,
या तो पोटेंशियल बता दो या एनर्जी बता दो, क्योंकि बाकी सब तो मुझे स्टोरी बन गई है। क्या बच्चा समझ में आया सबको? बोलो बच्चों। तो ये पूरी स्टोरी ये वही है, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस वर्क डन इक्वल टू फाइनल एनर्जी। यानी वर्क डन पूछे तो फाइनल एनर्जी माइनस, यही मैं बोल रहा हूँ। तो वर्क डन जब भी पूछेगा कोई काम करने के लिए वर्क डन कितना हुआ, तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस काम कर। अब ये डेरिवेशन है हमारा एनर्जी, ठीक। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और फील कराना चाहता हूँ कुछ और। क्या? एक चीज और हमेशा दिमाग में रखो, ये तो मैंने कहा लॉ ऑफ नेचर है। सिस्टम, हर सिस्टम अपनी एनर्जी क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। कौन सी एनर्जी कम करना चाहता है? पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है। सुनाई दिया सबको? और एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? हाँ, स्टेबल होने जा रहा है, यही ना, ठीक है। तो अगर मान लो ये अर्थ है और कोई मास इन्फिनिटी से छोड़ दिया, तो वो मास अपने आप आएगा ना अर्थ में, अर्थ की तरफ। अर्थ अट्रैक्ट करेगी ना, बोलो बच्चों। अभी सारे मास क्यों अर्थ की तरफ नहीं चले आते, क्योंकि बाकी उससे भी बड़े बड़े दूसरे स्टार हैं, इसलिए नहीं आते। लेकिन एक यूनिवर्स में मान लो अर्थ होता केवल, तो क्या होता, तब दुनिया के जितने मास है सब अर्थ की तरफ ही आते। वो अलग बात है, कभी 2 करोड़ साल लगा के कोई आए, कोई 200 साल लगा के, कोई 2 मिनट में आ जाए, लेकिन आते फिर कितना, किधर? अरे मेरी बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ केवल, है ना। तो अपने आप जो आ रहा है वो अपनी एनर्जी कम करने आ रहा है। क्या करने आ रहा है, सोचो। तो मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटी पे तो भिखारी है, बैंक लोन ले लिया 1 करोड़, क्या हो गया, गरीब। और वो रुकना भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि और 1 करोड़ मिल जाए, और 1 करोड़ मिल जाए। वो जब तक डूब ना जाए तब तक लोन लेगा। अरे मेरी बात समझ में आई? लगातार एनर्जी क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि वो चाहता है मिनिमम एनर्जी। क्या चाहता है? ये अभी अभी जो हमने बोला, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इस चीज को समझो। यानी वो अपने आप चाह रहा है ना, अपने आप आ रहा है ना, अपने आप आ रहा है, इसका मतलब वो क्या चाहता है, अपनी एनर्जी कम करना। तो हमेशा याद रख लेना, कभी भी कोई सिस्टम अगर तुम्हारे सामने, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ केवल इस टॉपिक की नहीं, कोई भी सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, जिसको हम केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी घटा रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी कम होगी। तो लोग गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं, हम लोग एंट्रोपी पढ़ाते हैं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा घटेगी, है ना, उल्टा होता है ना। तो इसका मतलब कि सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी घटाना चाहता है। तो कोई भी प्रोसेस आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हो कि तुम छोड़ो और अपने आप कहीं अपने आप हो रहा हो। अगर अपने आप नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, तुमने छोड़ भी दिया तब भी वहीं पे है, इसका मतलब एनर्जी मिनिमम है उसकी। एनर्जी क्या है, यानी और फर्दर कम नहीं हो सकती, इवन डिस्टर्ब करने के बाद भी वहीं पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी मिनिमम है। सुनाई दिया? और कोई एनर्जी, कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब वो उस समय तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुमने हिला दिया थोड़ा सा, तो वो पता चला भागना शुरू कर दिया, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी एनर्जी वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। एनर्जी क्या है, सबको याद है ना, ये सब छोटी छोटी बातें पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो ये छोटी सी बात और बताना चाह रहा था कि कोई भी सिस्टम, कॉमन सेंस है ये, कि कोई भी सिस्टम अगर मैं छोड़ दूं तो एनर्जी घटाना चाहता है, यानी अगर वो सेल्फ चल रहा है तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी। मेरी बात समझ में? अब एनर्जी घटेगी का मतलब पोटेंशियल हमेशा एनर्जी घट वहां पे नहीं घटती जहां पोटेंशियल ज्यादा है, उल्टा भी हो सकता है। नहीं सब समझे, पोटेंशियल जहां कम है वहीं एनर्जी घटे जरूरी नहीं है। क्यों? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो एनर्जी घटाने का क्या करेगा, वो बाहर भागेगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो। लेकिन नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो उल्टा चलेगा, आएगा ना। यानी एनर्जी कहाँ कम होती है, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आराम से रुक जाओ। पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा तो एनर्जी कम या ज्यादा नहीं बता सकते, इस पे पता चलेगा कि आ कौन रहा है, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल उसका मेजर है,
लेकिन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, प्लस चार्ज है कि, अरे कुछ समझ में आया? तो जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल वहां पे माइनस चार्ज की एनर्जी ज्यादा कम, नेगेटिव है ना, और जहाँ पे प्लस पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी ज्यादा, तो फिर वो भागेगा कम पोटेंशियल की तरफ। तो नेगेटिव पॉजिटिव भी तो है ना, यानी साथ में वो भी इंपॉर्टेंट है। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब कि एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, ये जानने के लिए कल पोटेंशियल देख के काम नहीं चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि कौन चल रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अर्थ में ऐसा नहीं होता, क्यों? चार्ज नहीं है वहाँ पे, प्लस माइनस नहीं है वहाँ पे, तो सब माइनस ही है, अट्रैक्शन ही है हर जगह, तो वो तो हमेशा आता ही है, आएगा तो एनर्जी घटेगी। कुछ समझ में आया? अरे बोलो। हो गया, मैं समझता हूँ मैंने अभी जितना बोला है इतनी देर से वो कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाने चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो बहुत छोटे छोटे एक तो है। तो यहाँ पे फिर से ऊपर स्टेप लिखवाया था, एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकालते हैं, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, या माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव निकालते हैं। तो एक चार्ज है कैपिटल क्यू, छोटा चार्ज स्मॉल क्यू इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो छोटा चार्ज स्मॉल क्यू अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, ये कैपिटल क्यू और छोटा क्यू इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो। तो किसी टाइम पे पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, और तुम उसको यहाँ से यहाँ खींच के ला रहे हो, यहाँ से यहाँ, तो किसी टाइम पे वहां पे है, और ये डिस्टेंस बहुत ही, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है, तो फोर्स देखो, ये उसको क्या कर रहा है, रिपेल, अरे रिपेल कर रहा है कि नहीं, किस फोर्स से, कंजर्वेटिव फोर्स से। अरे ये पॉजिटिव चार्ज, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल कर रहा होगा, तो मैं किधर लगाऊंगा, अंदर, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव के अपोजिट लगता है, तभी तो आएगा, लाना है तो मैं इधर लगाऊं, तो मेरी डायरेक्शन अंदर है, वैल्यू किसके बराबर है, उसके बराबर है, तो फोर्स देखो, क्या फोर्स है, कौन सा फोर्स देखा तुमने, एक्सटर्नल, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ये देखो यहाँ से यहाँ है तो डीएल है ना, और दोनों बीच का एंगल कितना है, थीटा, दिख रहा है वो थीटा, बोलो बच्चों ये थीटा है, सही। फोर्स देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, दोनों के बीच का एंगल देखा, अब देखो एक एक करके करो, तो फोर्स बताओ, फोर्स कितना कितना दूर है ये, x, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, फोर्स देखो, फोर्स देखा, डिस्प्लेसमेंट बताओ dl, माइनस में क्यों, पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो dl की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, लेकिन अमाउंट में हमें क्या चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ गए? तो फोर्स देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, दोनों बीच का एंगल देखो, किसके बीच का एंगल है ये, फोर्स, मेरा फोर्स किधर है, इधर दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये, तो मेरे बीच का एंगल ये दिख रहा है, ये वाला, अरे बोलो, तो दोनों बीच का एंगल थीटा है ना, मेरा फोर्स अंदर है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर ही है, दोनों बीच का एंगल कितना है, थीटा। समझ में आया क्या बच्चों? अच्छा, लेकिन ये देखो डीएल का जो कॉस थीटा वो कितना है, डीएल का जो कॉस थीटा, क्या वो डीएक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डीएल है, डीएल का कॉस थीटा डीएक्स होगा कि नहीं, ये जो डीएल है उसका कॉस थीटा डीएक्स होगा कि नहीं, पक्का, बस हो गया खत्म, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। बुक में क्या किया गया है, इन्फिनिटी से लाते समय स्ट्रेट लाइन में लाया गया है, किस में लाया गया है, जब स्ट्रेट लाइन में लाया गया है तो डीएल ही डीएक्स है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और सभी डेरिवेशन में ये थोड़ा नहीं बताया जाता, तो बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है कि स्ट्रेट ही क्यों ला रहे हैं, कहीं और से लाए तो, उसके लिए मैंने बता दिया कि कहीं और से लाएंगे तो भी डीएल का कॉस थीटा आएगा वो हमेशा डीएक्स ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम डिराइव करेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा जो बुक में दिया हुआ है। समझ में आया बच्चों? बाकी इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर आ गया, तुम देख सकते हो ये नेगेटिव है, और एक नेगेटिव यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो जब भी रिपल्सन फोर्स है, कैसा फोर्स है, तो जो एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अट्रैक्शन फोर्स एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। मेरी बात समझ में? तो ये तुम्हारा वर्क डन है जो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के, कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो ये प्लस माइनस वाला ही वापस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, कौन सा वाला, ये रिपल्सन फोर्स है, तो मेरा वर्क होगा ना कि अपने आप होगा, अगर ये उसको रिपेल कर रहा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, और मुझे अगर करना पड़ेगा वर्क डन, तो इसका मतलब क्या है,
अगर मुझे वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क कि नेगेटिव वर्क? ऑन द सिस्टम। हाँ, मैंने तो किया ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, और मैंने वर्क पॉजिटिव किया कि नेगेटिव लाने पे? अरे ला रहा हूँ तो पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया? जबरदस्ती ला रहा हूँ ना, ये तो कह रहा है नहीं आना है, तो मैं तो पॉजिटिव कर रहा हूँ ना, इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता, ये क्या होता, और ये क्या होता, नेगेटिव, तो ये खुद लाता, तो मुझे लाना होता कि वो खुद आ रहा है, तब क्या होता, नेगेटिव। ग्रेविटी में, जैसे ग्रेविटी है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता, अपने आप आता ना। मेरी बात समझ में? तो मुझे जबरदस्ती लाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क, समझ गए ना? लेकिन ये जो आया वो क्या आया, ये तो इन्फिनिटी से लाने में वर्क किया ना हमने, हाँ ये अभी नहीं, अभी तो ये वर्क हुआ, क्या आया, ये वर्क। अच्छा, ये वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो चेंज है ना, तो फाइनल पोजीशन पे एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी ही वर्क के बराबर है। लेकिन इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी पे, और वहां पे हमने एनर्जी क्या मानी थी, इसलिए यहाँ की एनर्जी हो गई वो, क्योंकि वहां पे जीरो मानी थी, जीरो नहीं मानते तो एनर्जी नहीं होती है, फिर ये वर्क डन होता या डिफरेंस इन एनर्जी होती, लेकिन वहां पे क्या मान लिया था, अरे मेरी बात समझ में? अगर किसी केस में वहां पे एनर्जी दे रखी है, मान लो बोले कि जीरो नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे, ये करके वो पोटेंशियल चेंज पोटेंशियल एनर्जी कर दोगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जब बोलता है कि वहां पे एनर्जी जीरो नहीं है, समझ गए? तो उस कंडीशन में फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, ये एनर्जी जीरो नहीं करोगे, कोई कंफ्यूजन? अभी के लिए फिलहाल वो जीरो है तो ये हो गया, क्लियर हो गया सबको? So, as initial potential energy is zero, जो चेंज इन एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल जीरो है, तो अगर इनिशियल जीरो है तो चेंज ही फाइनल एनर्जी हो जाएगी, तो फाइनल एनर्जी विल बी, समझ गए? जो चेंज इन एनर्जी है वही क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी हम कहेंगे कि किसी जगह की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू जिसकी फील्ड में ला रहे हो, क्यू जिसको ला रहे हो, अपॉन जहां ला रहे हो, के जिसकी फील्ड में ला रहे हो, क्यू जिसको ला रहे हो, आर जहां तक ला रहे हो, यही तो उसकी उस जगह की क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, चार्ज की है, उस चार्ज की है, इस चार्ज की है, या सिस्टम की है, सिस्टम की है, किसकी एनर्जी है? अब सिस्टम में इसको फिक्स करके उसको छोड़ोगे तो वापस मिल जाएगी उसको, उसको फिक्स करके इसको छोड़ोगे तो ये एनर्जी ये लेके जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और दोनों को छोड़ोगे तो दोनों बांटेंगे आपस में अकॉर्डिंग टू मास, जिसका मास ज्यादा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगाएंगे, ठीक? मेरी बात समझ में? पी स्क्वायर बाई 2m, जिसका मास ज्यादा होगा उसको एनर्जी कम मिलेगी, पता नहीं क्या बोला, फिर से सुनो, ये जो एनर्जी है छोड़ दोगे तो हम लोगों ने एक याद करो टू मास सिस्टम किया था, उसमें कंजर्वेशन एनर्जी लगाई थी हमने टू मास सिस्टम में, पी स्क्वायर बाई 2m, जो एनर्जी होगी एक की पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम दोनों का क्या रहेगा जब दोनों को छोड़ दोगे तो सेम, तो पी स्क्वायर बाई 2m से m जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो अब ये कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है, देख लो कि दो मास हैं, ठीक है, अगर मैंने छोड़ दिया, दोनों की कुछ एनर्जी है सिस्टम की, और मैंने छोड़ दिया तो एनर्जी बढ़ेगी कैसे, m के इनवर्सली बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इनवर्सली, जिसका मास ज्यादा वो कम एनर्जी लेगा, जिसका मास कम है वो ज्यादा एनर्जी लेगा, मेरी बात समझ में आई? चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या है, सिस्टम, इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब वन, अगर मैं कैपिटल क्यू को फिक्स करके क्यू को छोड़ दूं तो ये पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी, छोटे वाले को, तो वो एनर्जी ऑफ क्यू हो जाएगा। अगर मैं क्यू को फिक्स करके कैपिटल क्यू को छोड़ दूं ये पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी, कैपिटल क्यू को, और दोनों को छोड़ दूं दोनों को मिलेगी,
कैसे मिलेगी? हाँ, यानी एनर्जी ऑफ 1 ओवर एनर्जी ऑफ 2 विल बी m2 बाई m1, इनवर्सली मिलेगी। सुनाई दिया? एनर्जी इनवर्सली बटेगी। कोई कंफ्यूजन? जो भी एनर्जी है वो इनवर्सली बटेगी। अब किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितना वर्क डन? तो क्या बोला मैंने? एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितना वर्क डन? तो अभी हमने देखा कि रास्ते में सीधा डायरेक्ट ले जाओ या घूम के ले जाओ, वर्क डन सेम आता है। तो यहाँ का वर्क डन, ये r1 डिस्टेंस पे, तो वर्क डन कितना? k q अपॉन r। और वहां का बताओ k q अपॉन r2। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन क्या हुआ? k q अपॉन r2 माइनस q अपॉन r1। मेरी बात समझ में? भाई उसकी एनर्जी में से यहाँ की एनर्जी क्या कर दोगे? माइनस। तो यहाँ से वहां तक वर्क आ जाएगा। सही ना? ऐसे देखो, इन्फिनिटी से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ के बराबर होगा। तो W1 प्लस वर्क इक्वल टू W2। तो वर्क कितना हो गया? W2 माइनस W1। और W2 क्या है? वहां की एनर्जी। W1 कहाँ क्या है? यहाँ की एनर्जी। सुनाई दिया? अरे ये चार्ज फिक्स है और एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया, अब यहाँ से घुमा के यहाँ ले गए, समझ गए? तो हमने क्या बोला? रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से यहाँ ले जाओ या डायरेक्ट ले जाओ, वर्क तो सेम ही आएगा। तो यहाँ का वर्क कितना आएगा? k q अपॉन वो डिस्टेंस। और यहाँ का वर्क कितना आएगा? k q अपॉन ये डिस्टेंस। सही ना? तो बीच का वर्क कितना आएगा वो देखो, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन k q अपॉन r1। यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालना है। और यहाँ का वर्क डन k q अपॉन r2। अरे कुछ समझ में आया? सब हवा में चल रहा है क्या? हवा में तो नहीं चल रहा है ना? ये कौन है? सेंट्रल चार्ज। अब तुम यहाँ पे A से B पे ले जाना चाहते हो, तो तुम इन्फिनिटी से A तक आए, कितना वर्क किया? k q अपॉन r1। यही वर्क किया ना? और इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते तो कितना वर्क करते? k q अपॉन r2। यही वर्क करते। और बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना किया? WAB। अरे किया ना? और मैंने कहा था चाहे जिस रास्ते जाओ वर्क सेम रहता है। तो ये वर्क और ये वर्क इस वर्क के बराबर होगा। तो वो वर्क कितना है? W1 प्लस वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B किसके बराबर होगा? W2 वर्क होगा ना? तो वर्क डन कितना आ जाएगा? W2 माइनस W1। कुछ समझा पाया बच्चों? तो एक तरह से बीच का वर्क डन निकालने के लिए फाइनल एनर्जी माइनस, तो शॉर्टकट क्या हो गया आगे से? वर्क डन A टू B इज एनर्जी एट B माइनस एनर्जी एट, कैसा है? B की एनर्जी में से एक एनर्जी माइनस कर दोगे तो वर्क डन हो जाएगा। और वैसे मैंने बोला था सिस्टम के लिए बोल सकते हो। पहले सिस्टम की एनर्जी ये थी, अब सिस्टम की एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जैसे मैंने कहा L लेंथ का ट्रायंगल है और 2L लेंथ का ट्रायंगल है, तो पहले L लेंथ के ट्रायंगल की एनर्जी निकाल लो, फिर 2L लेंथ के ट्रायंगल की एनर्जी निकाल लो, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दोगे? माइनस। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वर्क डन। एकदम ऐसे ही है। फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? वर्क डन। कोई दिक्कत? अब तो नहीं हो रहा है? अभी छोटे छोटे क्वेश्चन। सिंगल चार्ज की एनर्जी, एक चार्ज है दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाया, तो कितना वर्क डन? तो एनर्जी भी यही। कोई दिक्कत? अब बताओ, यहाँ पे 3 चार्ज है, 2 को यहीं पे रख के तीसरे को लाया इन्फिनिटी से, तो कितना वर्क डन? इसके करंट भी होगा और इसके करंट भी होगा ना? तो कितना वर्क डन? इसके करंट कितना होगा? k q²/L। इसके करंट कितना होगा? k q²/L। टोटल कितना हो जाएगा? 2k q²/L। यानी इन दोनों को यही रख के एक चार्ज की एनर्जी कोई पूछे तो एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जाएगा उसके बराबर होगा एनर्जी ऑफ एनी चार्ज q इन दिस सिस्टम। किसी भी एक चार्ज की बात करें
तो एक चार्ज की बात करेंगे तो बाकी सबको वैसे ही रहने देंगे और इसको इन्फिनिटी से लाएंगे, तो इन्फिनिटी से लाने पे पहला वर्क डन होगा इसके अगेंस्ट, दूसरा वर्क डन होगा इसके अगेंस्ट। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर सबको? आगे यहाँ बताओ, चार को लिया है, चार है और किसी एक चार्ज की पूछ रहा है, किसी भी एक चार्ज की, तो एक चार्ज को यहाँ पे रख के बाकी तीन को फिक्स करके इसको इन्फिनिटी से लाओगे, तो इन्फिनिटी से लाओगे तो ये कितना दूर है, आर डिस्टेंस, एल डिस्टेंस, कितना दूर, ये भी कितना दूर, जबकि ये कितना है, समझ गए? बोलो बच्चों। बाकी सबको यही छोड़ के किसी एक को लाओ, तो ये कितना दूर, ये कितना दूर, ये कितना दूर, ये कितना दूर, अरे पता है ना सबको, ये डिस्टेंस √3 होता है और ये कितना होता है 12, कितना होता है, तो ये L, ये भी L√3 है ना? तो दो वर्क कौन सा वाला डिस्टेंस, L डिस्टेंस, दो वर्क कौन सा डिस्टेंस, और एक वर्क कितना, दो वर्क कितना डिस्टेंस, दो वर्क और एक वर्क 12, तो समझ में आ रहा है? पहला वर्क के क्यू अपॉन एल, ये भी के क्यू अपॉन एल, जबकि ये दोनों L√3 और ये कितना 12, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक सिंगल चार्ज की बात समझ में आ गई? रहने दिया जितना, थोड़े सा और पढ़ लेते तो खत्म हो जाता। यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिस्टम था, ठीक है? तो सिस्टम में क्या होगा मैं बता देता हूँ, तुम लोग अगर क्वेश्चन आएगा तो ट्राई कर सकते हो। पहले एक को लाओ, सिस्टम का मतलब पूरे को बनाया, एक में मतलब बाकी सबको छोड़ के एक को लेके आए, सिस्टम में तो पूरे को बनाओगे, पूरे बनाने के लिए पहले एक को लाओगे, कोई वर्क नहीं क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं था, फिर दूसरे को लाओ तो एक वर्क, तीसरे को लाए तो दो वर्क, चौथे को लाए तो तीन वर्क, सब जोड़ते जाओ, सब जोड़ते जाओ, समझ गए? तो ये वही एक्सप्लेन किया है, मैं भेज देता हूँ, तुम ट्राई करके क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये है तो पहले एक को लाए कोई वर्क नहीं, फिर दूसरे को लाए तो एक वर्क, तीसरे को लाए तो एक और दो, चौथे को लाए तो एक दो और तीन, सारे वर्क को जोड़ दो, सारे वर्क को जोड़ दो, समझ गए? बाकी सब छोड़ देंगे, हो गया। उसको एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे। ये है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी अब और क्या पढ़ना है, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल निकालना सीखना है, एनर्जी हो गई, एनर्जी का केवल क्या बचा है, सिस्टम की एनर्जी है ना, फिर उसके बाद पोटेंशियल थोड़ा सा बता दूंगा हो जाएगा क्योंकि एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, सही? लेकिन पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, निकालना किसका आना चाहिए, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, सिस्टम के कारण पोटेंशियल, वायर के कारण पोटेंशियल एंड सो ऑन, वो भी बताना बाकी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन और ये रिलेशन है, बस हो गया। चलो आज के लिए इतना ही।